नमस्कार, मैं हूं आशित त्यागी। आप देख रहे हैं युग करवट यूट्यूब चैनल। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिली सौगात, प्रदेश सरकार ने खातों में दी धनराशि। गाजियाबाद में 9 लाख की लूट करने वाला आरोपी मुठभेड़ में घायल, साथियों सहित गिरफ्तार। और जिम संचालक को पैसा मांगना पड़ा भारी, माता पिता को भी पीटा। अब खबरें विस्तार से। आज उत्तर प्रदेश के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिलेंडर की धनराशि सीधे उनके खातों में भेजी। गाजियाबाद में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। यहां के केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और नरेंद्र कश्यप इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आज गाजियाबाद की 75,000 से अधिक परिवारों को दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में गैस सिलेंडर की धनराशि प्रदान की गई। लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में 175 करोड़ परिवारों को धनराशि दी। ये धनराशि ऑनलाइन उनके खातों में ट्रांसफर की गई। गाजियाबाद के विकास भवन में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद वीके सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद रहे। इस अवसर पर वीके सिंह ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है जो देश के हर वंचित वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। सरकार सिर्फ वादे नहीं कर रही बल्कि लोगों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और घर पर भोजन बनाने के लिए उज्ज्वला योजना के सिलेंडर भी दे रही है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पूर्व की सरकारों में योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जाती थी, लेकिन उन तक पहुंचते पहुंचते धनराशि कम रह जाती थी। लेकिन अब पूरी की पूरी धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधी जाती है। बच्चों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और शादी तक का खर्च सरकार उठा रही है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी आर के सिंह ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से जिले में करीब 75,000 परिवारों को धनराशि पहुंचाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में 4 नवंबर को एक व्यापारी के कैशियर से 9 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इस घटना में शामिल रहे एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके 4 अन्य साथियों को भी पकड़ लिया गया। लूटी गई रकम में से 6 लाख से अधिक पैसा बरामद कर लिया गया है। 4 नवंबर को लोहा कारोबारी संदीप गोयल के कैशियर से 9 लाख की लूट हुई थी। इस लूट का खुलासा पुलिस ने 6 दिन के अंदर कर दिया है। इस घटना का एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। लूट में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से लोहा कारोबारी के कैशियर से लूटे गए 9 लाख रुपए में से 6,30,000 रुपए बरामद हुए हैं। नाम के व्यक्ति हैं जो कि संदीप स्टील में पैसे लाने ले जाने का काम करते हैं। तो इनके साथ 4 अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों ने लूट की थी, जिसमें इनकी स्कूटी लूट ली थी और 9.5 लाख रुपए कैश जो स्कूटी की डिग्गी में रखा हुआ था उसको लूट लिया था। इसमें कल देर रात को सफलता मिली थी, जिसमें मोहित नाम के, मनोज नाम के जो एक लुटेरे हैं वो मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास भी है। इनके पास से हमको 2,30,000 रुपये भी बरामद हुए और घटना में प्रयोग बाइक भी बरामद हुई है। ये घटना 4 नवंबर की है, जब लोहा व्यापारी के डिलीवरी मैन कैश लेकर आ रहे थे तो चौधरी मोड़ के पास बदमाशों ने उनसे कैश से भरा थैला लूट लिया। बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि लोहा कारोबारी के कैशियर से कैश लूटने वाला गैंग फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। इस सूचना पर पुलिस ने रेलवे रोड पर घेरबंदी कर ली और चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा फरार हो गया। इन्वॉल्व लोग तो उसमें 4 लोगों की हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। इसमें विनय तिवारी नाम के जो व्यक्ति है, ये इन्हीं संदीप स्टील में झाड़ू पोछे का और पानी पिलाने का काम करते हैं। ये सब मेन मुखबिर है और इसमें साथ में प्लानिंग में राहुल नाम के व्यक्ति इन्वॉल्व है, जिनकी एक चिकन की शॉप है राकेश मार्ग पे। ये पहले से परिचित है, यहाँ पर बैठ के शराब भी पीते हैं। और यहाँ पर रोहित शाह और विश्वनाथ कुमार नाम के जो 2 व्यक्ति हमने पकड़े हैं। ये एक इनमें से एक फैक्ट्री में हेल्पर का काम करते हैं और दूसरा एक डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। तो ये भी वहाँ पुलिस के अनुसार लूट का सूत्रधार लोहा कारोबारी का कर्मचारी विनय तिवारी था। उसने ही अपने अन्य साथियों को बताया था कि वहाँ पर मोटा कैश आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नंदग्राम थाना क्षेत्र के केडब्ल्यू मॉल के सामने एडवोकेट उमेश गुप्ता पर हमला किया गया था। इस घटना की जांच के लिए पुलिस ने 2 टीमें गठित की थी। हमला करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 4 नवंबर को थाना नंदग्राम में स्थित केडब्ल्यू मॉल के आगे एक एडवोकेट
श्री उमेश गुप्ता जी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। इस घटना के अनावरण हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज इसी क्रम में 3 अभियुक्त प्रवेश गुज्जर, तापेश और विजय उर्फ भेसी को गिरफ्तार किया गया। श्याम पार्क एक्सटेंशन में एक जिम संचालक को जिम की फीस मांगना महंगा पड़ गया। आरोपियों ने जिम संचालक को पीटा, उसके माता पिता को भी घायल कर दिया। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। दिल्ली में प्रदूषण के मामले और पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने वाली घटनाओं को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ऑर्डर इवन पराली जलाने आदि घटनाओं को लेकर कड़ी फटकार सरकार को लगाई। अगली सुनवाई इस मामले में 21 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य सचिवों की बैठक बुलाकर पराली और प्रदूषण की समस्या पर काम करने के लिए कहा था। यही वजह रही कि आज सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने सबसे पहले यही पूछा कि आप लोगों ने अब तक किया क्या है। इस पर वरिष्ठ वकील ANS ननकर ने बताया कि वह स्मोक टावर बंद नहीं हुआ था, बल्कि मौसम ही अचानक बदल गया था। स्मोक टावर बरसात में काम नहीं करता। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हर साल ये इसी समय बदलता है, लेकिन आप 6 साल से समस्या सुलझा नहीं पाए। हम डेटा को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं। इसके बाद एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि प्रदूषण के सोर्स ज्ञात हैं। जस्टिस कौल ने पूछा कि फिर काम क्यों नहीं हो रहा है। इस पर अपराजिता सिंह ने कहा कि कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। जब ये मामला आता है तभी अदालत फटकार लगा देती है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। अदालत ने कहा कि प्रदूषण के मामले पे परिणाम की आवश्यकता है, किसी तकनीक की नहीं। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि बिना कुछ किए सारा भार कोर्ट पर मत डालिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए, इसमें काम कीजिए। इसके अलावा एक बात यह है कि ऑड और इवन को लेकर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राहत दे दी है कि वो चाहे तो इसे लागू करे, वो चाहे तो इसे लागू ना करे। कल ही केंद्र सरकार ने ऑड और इवन लागू करने से इनकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को इसको लागू करने के लिए छूट दे दी है। दूसरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका पर विचार करने से पीठ ने मना कर दिया। इस याचिका में भारत में हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाने के निर्देश केंद्र सरकार को देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत इस तरह की प्रार्थना वाली याचिका पर विचार करने की इच्छुक ही नहीं है। अदालत ने उस याचिका में की गई प्रार्थना का जिक्र किया, जिसमें भारत सरकार के अधिकारियों को यहाँ हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा, कोई कहेगा कि भारत में इस्लाम की रक्षा करो, कोई कहेगा ईसाई धर्म की रक्षा करो, ये काम अदालत का नहीं है। ये याचिका उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति ने दाखिल की थी। कोर्ट में बहस करने के लिए याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ था। याचिकाकर्ता ने शैक्षिक पाठ्यक्रम का हवाला दिया तो पीठ ने कहा कि पाठ्यक्रम निर्धारित करना सरकार का काम है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकता कि वह जो चाहता है वो काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने कुछ किया, कुछ बनाया, आप इसका प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन हर कोई ऐसा करे ये संभव नहीं है। कुमार विश्वास के साथ जो घटना हुई थी, या यूँ कहें कि कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों ने जो डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना की थी, उस पर अभी भी कार्रवाई जारी है। कुमार विश्वास की VIP सुरक्षा यूनिट में तैनात CRPF कमांडो और जवानों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। CRPF ने यह एक्शन 2 दिन पहले रोड रेज की घटना के बाद लिया है। सुरक्षा बल एजेंसी ने दूसरे कमांडो की बैच की तैनाती की है। कुमार विश्वास गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहे थे तो वसुंधरा के पास उनके सुरक्षाकर्मियों ने एक डॉक्टर के साथ मारपीट की थी, जो गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में IAMA आंदोलन का मूड बना चुका है, अपनी नाराजगी जता चुका है। कुमार विश्वास माफ़ी मांग चुके हैं। उसके बावजूद भी मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर पल्लवी वाजपेयी
ने इंदिरापुरम पुलिस से शिकायत की थी, उस पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जानकारी में ये भी आया है कि कुमार विश्वास के सुरक्षाकर्मियों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है। सीआरपीएफ की वीआईपी विंग, जो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत देश में 170 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कवि कुमार विश्वास को इतनी सुरक्षा क्यों दी गई है। दरअसल पिछले साल कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बयान दिया था। उन्होंने दिल्ली के सीएम पर खालिस्तान समर्थकों का समर्थन करने का दावा किया था। इस बयान के बाद केंद्र सरकार ने कुमार विश्वास को वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला किया था। कुमार की सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक छोटा विंग, वाई श्रेणी का सशस्त्र कवल रहता है। हालांकि बाद में केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन उसी के चलते, क्योंकि खालिस्तान से समर्थित बयान कुमार विश्वास ने दिया था, इसलिए उनको ये सुरक्षा दी गई थी। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों को अनुदान पर मुहैया कराए जाने वाले छोटे कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपेक्षाकृत बड़े कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग की प्रक्रिया दीपावली के बाद शुरू होगी। कृषि कार्य में उपयोग होने वाले छोटे यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण के लिए अधिकतम 10,000 रुपये तक के अनुदान मिलेंगे। इस वित्तीय वर्ष में 31,069 कृषि उपकरण बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस मद में करीब 300 करोड़ रुपए यूपी सरकार खर्च करेगी। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत 10,000 तक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर खुद ही बुकिंग करनी पड़ेगी। बुकिंग की तिथि से 10 दिन के अंदर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिल अपलोड की नहीं किए जाने दिशा में वो बुकिंग निरस्त कर दी जाएगी। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट की, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आज जीवन धन्य हो गया है, मन आनंदित है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारी स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, चंपत राय, राजेंद्र पंकज ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री रामलला सरकार के नूतन बाल स्वरूप विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया है। उनका आभार है। जय श्री राम। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहुप्रतीक्षित, जिसका बहुत दिन से इंतजार हो रहा है, कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसमें 4,000 से अधिक संत महात्मा और 2500 प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के चर्चित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक और बयान आया है, जिस पर राजनीति होनी तय है। प्रमोद कृष्णम अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। वो बात भी ऐसी करते हैं कि सच होता है और सच चुभता है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी के ही कुछ नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो राम से नफरत करते हैं। कृष्णम कहते हैं कि मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो भगवान राम से नफरत करते हैं। इन नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत है। ये नेता हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करना चाहते हैं। उनकी यही पसंद है कि कांग्रेस में कोई धर्मगुरु ना हो। यूट्यूबर एल्विश यादव सांपों के जहर और रेव पार्टी के मामले में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। नोएडा पुलिस ने एल्विश से पूछताछ की थी। इस दौरान उनके वीडियो पर नजर आए सांपों को लेकर सवाल किए गए थे। तब यूट्यूबर ने हरियाणवी सिंगर फजिलपुरिया का नाम लिया था। इसी बीच बताया जा रहा था कि नोएडा के सेक्टर 49 में पड़ी रेड में पकड़े गए 5 आरोपी की कस्टडी लेने की पुलिस कोशिश कर रही है। इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस को 5 आरोपियों की जेल से कस्टडी मिल गई है। अब पुलिस इन सभी 5 आरोपियों से पूछताछ करके इस केस की असलियत निकालना चाहती है। पुलिस ने 5 आरोपियों को रिमांड पर लेने के दौरान अदालत को बताया था कि इन 5 आरोपियों से सांप और जहर की रिकवरी हो सकती है, इसलिए इनसे पूछताछ जरूरी है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि ये सभी एक गैंग की तरह काम करते हैं। इनके
और भी कई अधिक साथी हो सकते हैं। देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तेजी से बदल रहा है, इसका विकास हो रहा है। बेहतर यातायात सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रेनें, सस्ती फ्लाइट, रैपिड मेट्रो के साथ ही अब देश में एयर टैक्सी चलने वाली है। देश की प्रमुख विमानन कंपनी इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज ने 2026 में भारत में एक ऑल इलेक्ट्रिक टैक्सी हवाई सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए कैलिफोर्निया बेस्ड एक प्रमुख इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कंपनी आर्चर एविएशन से समझौता किया है, जिसे बोइंग, यूनाइटेड एयरलाइंस और स्टेलिंस जैसे ब्रांड्स की सपोर्ट मिली हुई है। बताया जा रहा है कि इस साझेदारी के तहत भारत में ऑपरेशन के लिए कंपनी आर्चर से 200 इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट खरीदेगी। इंटरग्लोब आर्चर उड़ान में एक यात्री कनॉट प्लेस से गुरुग्राम तक 27 किलोमीटर की यात्रा 7 मिनट में पूरा कर लेगा। अभी तक कार से 1 घंटा से ज़्यादा समय लगता है। इस एयर टैक्सी को मिडनाइट नाम दिया गया है। इसमें पायलट के अलावा 4 यात्री बैठ सकते हैं। सिंगल चार्ज में इसकी रेंज 150 किलोमीटर है, जिसे मिनिमम चार्ज टाइम के साथ तेज़ी से बैक टू बैक उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सब कुछ समय अनुसार काम होता रहा तो 2026 में भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।